सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लिसनिंग अनदर वे। एंड आज हम करने लगे तुम्हारे क्लास 10th आईसीएसई का ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर, जिसके मैंने जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम यूजिंग दिस मॉर्निंग स्टार की बुक, बिकॉज मोस्ट आईसीएसई स्कूल्स में यही बुक यूज होती है, कईयों में कोई और होगी, बट सिलेबस और कहानी सेम ही है। ठीक है, अब हिस्ट्री को किताब ऐसे थोड़ी बदल देगी। ठीक है, वही चीज़ है, वही बंदों ने वो काम किया तो वही चीज़ आएगी। सो दैट इज़ हम आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, इस बुक से जस्ट फॉर रेफरेंस ये यूज़ करेंगे। बाकी तुम्हारे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो सब लिख चुका हूँ। एंड अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो ना तो ले सकते हो, बिकॉज पूरा चैप्टर तुम्हारा यही है। तुम जो कह रहे हो ना, ये वीडियो मुझे नहीं पता यार आधे घंटे की बनेगी 50 मिनट की बनेगी, पर जो भी है चैप्टर पूरा तुम्हारा यही होगा इसमें। ठीक है, मेन पॉइंट्स, हाँ इसके अंडर कुछ काफ़ी पॉइंट्स होंगे बट मेन पॉइंट्स यही सब। सो या स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, मज़ा आएगा तुम्हें, तो चलो स्टार्ट करें। एंड मैंने पंखा नहीं चलाया तो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर भी नहीं सकते, बिकॉज इतना पसीना आ गया फिर मुझसे बोल भी नहीं होगा। One of the most distinguishing features of the second half of the 19th century was the birth of the national awakening in India. It originated from the concept of nationalism and the rights of self-determination initiated by the French Revolution, the socio-religious reform movements in India, as an offshoot of modernization introduced by the British in India and as a reaction to the Indians of the British colonial policies. तो क्या हुआ यार कि पहले, अभी तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो देख सकते हो, मतलब खुद पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो देख सकते हो, जो ये तुम्हारा पहला चैप्टर इस पर मैं बना चुका हूँ। सो द राइज रिवोल्ट ऑफ 1857 वाले पे, तो 1857 पे क्या क्या हुआ। 19th सेंचुरी अब लोगों को नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट मी टेल यू, यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ। जो 19th सेंचुरी हम मानते हैं ना, क्या होती है 19th सेंचुरी, बहुत बच्चों को ये नहीं पता था। ठीक है, मैंने काफ़ी लोगों को बताया था। तो 19th सेंचुरी, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। 19th सेंचुरी मीन्स के 1800 समथिंग, ठीक है, 1801 हो गया, वो 1899 हो गया, कुछ भी, ये है तुम्हारी 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी 1900 समथिंग नहीं होता, वो 20th सेंचुरी बन जाएगी, बिकॉज 1900 साल हो चुके हैं उसके बाद वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं, जैसे आज क्या चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, मतलब जब भी तुम ये वीडियो देखोगे मोस्ट प्रोबेबली 21st सेंचुरी चल रही होगी, नहीं तो तुम 80 साल बाद देख रहे, बात अलग है। बट ठीक है, तो 2022 चल रहा था, 21st सेंचुरी। सो या इनका कहना गया है कि 19th सेंचुरी में ऐसी अलग क्या चीज़ हुई, मतलब 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, मतलब 1850 के बाद ऐसा क्या हुआ। देखो रिवोल्ट वगैरह हुआ, तो वो सब चीज़ें क्यों हुई वगैरह सब इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ग्रोथ हुई, ठीक है, तो नेशनल अवेकनिंग होने लग गई इंडिया में कि हाँ यार कुछ तो है। देखो नेशनलिज्म और स्टेट अलग होता है। ठीक है, नेशन स्टेट, क्योंकि स्टेट है पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ठीक है, इंडिया की एज अ स्टेट अगर हम देखें, देखो स्टेट ऐसा नहीं होता कि स्टेट जैसे हम करते हैं कि पंजाब ये वो, नहीं, इट इज़ अ कि तुम पॉलिटिकल बाउंड्री समझ लो, उसके अंडर जो चीज़ है वो एरिया है, उसे हम कहते हैं स्टेट। बट जो नेशन इजंट एनी स्टेट, नेशन इजंट के पॉलिटिकल बाउंड्री, नेशन इसके हम सब एक हैं, वो अलग है। अलग इन द सेंस जैसा नहीं कि वो गलत है, बट वो अलग है, वो अलग देश है, हम अलग देश हैं। दिस इज नेशनलाइजेशन, हम आगे पढ़ेंगे। और अपने, मुझे उनको खतरे में नहीं डालना, उनको गलत नहीं कहना, बट अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है। सिंपल समझ के, किसी को बुरा नहीं कहना, पर ये कहना कि हम अच्छे हैं, ये चीज़ समझ रहे हो ना। हाँ, सो आगे पढ़ते हैं। और ये शुरू कहाँ से हुई, देखो कोई भी चीज़ शुरू ऐसा नहीं होती कि दिमाग में आई एक बंदे के और हो गया। हाँ, काफ़ी एक बंदे के दिमाग में आई, फिर उसने बाकियों के साथ बात करी। इंडिया में जैसे अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है, अगर मैं अपने हिसाब से जाने लगूँ फिर तो कहाँ पे कुछ भी सोचा जा सकता है, बट मैं उस टाइम पे जिंदा नहीं था, तो दैट्स व्हाई आई कांट, मेरा इतना पर्सपेक्टिव नहीं रख सकता। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड द राइट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इनिशिएटेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। वहाँ से जो चीज़ें हुई, उससे जो मोटिवेशन मिली, उससे जो हमें सीखने को मिला जो इंडियंस को, वहाँ से फिर हमें भी दिमाग में ये सब चीज़ें आने लग गई। द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया, अब वहाँ के फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडिया के सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स, और क्या है, एज एन ऑफ शोर ऑफ मॉडर्नाइजेशन बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, वो पढ़ाने लग गए। तो हमें वैसे तो नुकसान हो रहा था लोग कहते हैं, बट एक फ़ायदा भी होने लगा। उनका लिटरेचर पढ़ के हमें कितनी चीज़ें समझ में आने लग गई कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी नहीं। तो तुम इससे पहले देखोगे बिल्कुल राजा महाराजा का टाइम था, इसके बाद देखोगे आफ्टर द ब्रिटिशर्स तुम देखोगे इंडिया पूरा ही पॉलिटिकल हो गया। तो क्या हुआ, ऐसा काफ़ी कुछ हुआ, बट एक चीज़ थी कि उनका कल्चर हम पढ़ने लगे कैसे। अब मैं नहीं कह रहा कि उनसे पहले हमारे पास कुछ था ही नहीं, कल्चर नहीं था, हमारे पास अपनी लर्निंग्स नहीं थी, नहीं, पहले भी इतने बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं, गुप्ता एम्पायर वगैरह इतने सब आए हैं। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य एंड ऐसे, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ही है। ठीक है, जो महाराष्ट्र में कितने छत्रपति शिवाजी महाराज वगैरह बहुत होते हैं। ठीक है, मैं एक बंदे का ऐसा नहीं कह रहा कि इन्होंने ही किया है, बट इन्होंने किया है, जिन्होंने किया उनका नाम ले रहा हूँ, पर ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उन्होंने। काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, सिंपल रखते हैं। तो उससे पहले भी था, पर उसके बाद काफ़ी शिफ्ट हुआ, वो शिफ्ट ही है ये चीज़। ठीक है,
और पहले क्या होता था कि इट वॉज के मैं अपने राजा के प्रति लॉयल हूँ। अब वो चीज़ नहीं, अब तुम देखोगे मैं इंडिया के प्रति, पैट्रोटिज्म, नेशनलिज्म मतलब इंडिया, ठीक है, भारत, तुम भारत के प्रति हो, ठीक है। अगर इंडिया से देख रहे हो ऑब्वियसली इंडिया में पढ़ाया जाएगा ये जो भी है, तो वो चीज़ होती है। अब आगे है दिस टेंड्स टू कल्मिनेटेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस इन 1885 मार्क द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द ओरिजिनाइज। तो 1885 में ऑफिशियली हमारी स्ट्रगल शुरू हो गई नेशनल मूवमेंट बनाने की। अब फैक्टर्स क्या क्या थे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के फैक्टर्स ये लिखे हैं, ठीक है। रोल ऑफ प्रेस नीचे लिखना था पर मुझे लगा यहाँ तक कैमरा जाएगा नहीं, तो मैंने ऊपर लिख दिया। पर हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन से। ज़्यादा कुछ है नहीं यार, ये ईजी सा ही चैप्टर है, बस समझने की देरी है। अब हिस्ट्री को वगैरह को कैसे पढ़ते हैं मेरे चैनल पे ढूंढना, तो मैं बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। और मैं एक और बनाऊंगा कि स्पेशली बोर्ड्स के लिए 10th में कैसे पढ़े, कि ताकि ऐसा भी ना हो कि हिस्ट्री से आप ड्रेन आउट हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं एंड हिस्ट्री समझ, क्योंकि एक होता है समझ आना, एक होता है पढ़ना। क्योंकि अगर पढ़ोगे समझ आ जाएगी, बट ये चैप्टर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, नींद आ जाती है, मुझे भी आ जाती है, ज्योग्राफी में आ जाती है। एनीवेज तो हम पढ़ते हैं ये नेशनलिज्म की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाती है, बट समझ जाओगे तो खुद भी लिख पाओगे। नेशनलिज्म रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस एंड द कॉमन कॉन्शियस दैट इमर्जेस व्हेन द पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी शेयर द सेम हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, हैव द सेम कल्चरल वैल्यूज एंड कंसिडर देमसेल्व्स एज वन नेशन। तो वही चीज़ यार, तुम्हें आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है मैंने माइक ज़्यादा ही नीचे लगा दिया आज, नहीं तो यहाँ पे होता है आज थोड़ा। चलो एनीवेज मैं कह रहा हूँ कि यही चीज़ नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो वननेस की है, हम सब एक हैं कल्चर वगैरह में, जैसे कहा हमने सेम हिस्ट्री शेयर करते हैं, बैकग्राउंड शेयर करते हैं वगैरह सब। और ऐसा नहीं है कि सब रिलीजन सेम है, नहीं 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 नहीं, हम एज अ इंडिया सेम है, ठीक है। रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, इंडिया का कल्चर तो वही रहेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो जहाँ जो हड़प्पा में होता था वही नीचे साउथ में होता होगा, नहीं, बट डाइवर्सिटी, इंडिया को क्या कहते हैं यार, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वही चीज़ इंडिया के पहले भी थी, अब भी है, सिंपल। दो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक टू मैनी सेंचुरीज, इट वॉज नेवर अ वन नेशन एंड कॉम्प्रोमाइज मैनी किंगडम्स। देयर वॉज हाउएवर टाइम वेयर वास्ट पोर्शन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट केम अंडर द रूल ऑफ वन एम्पायर, बट द लॉयल्टी ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द पर्टिकुलर किंग और द किंगडम, द मॉडर्न मीनिंग नेशनलिज्म वॉज लैकिंग अमंग देम। तो it emerged during the British rule mainly as a reaction to British rule and the clash of interest in Indian people as those of the British. As we have read in the previous chapter, Indians resisted the British rule from its very beginning. All right, but the resistance was localized and scattered. तो कोशिश तो हम काफ़ी, जैसे अब देखो यार पता क्या है, हम ना गुड और बैड देखते हैं, वो नहीं होता हर बार, ग्रे एरिया होता है, ठीक है। मैं उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ अत्याचार किया वगैरह सब किया, गलत है, तुम जरा तेरा वो सब छोड़ दो, सिंपल है। एक किंगडम था, उनको बाहर से दिखा पैसा बहुत है यहाँ पे, गोल्ड बहुत है, सब कुछ बोलते, बाहर से आए एज अ ट्रेडर्स, हमारे कुछ लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड करने आए, वहाँ तक ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं वगैरह सब, पहले थोड़ा बहुत सही चल रहा है। उसके बाद क्या होता है एकदम से कि हमारे उनके इरादे असली पता लगते हैं, उनको अंदर आके वो पागल हो जाता है कि भाई इतना पैसा है, इतना यहाँ पे, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, हम लेके जाएंगे, ठीक है, ये सब हमने लेके जाना है। उनमें फिर वो सब आ जाता है, वो फिर लेके जाना है। अब कैसे लेके जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस करते करते कुछ हद तक लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं, उससे ज़्यादा लेके जाना है। तो फिर हमारे कुछ लोग उनसे मिल गए कि गद्दारा जी हमें गद्दी चाहिए, हमें गद्दी चाहिए वगैरह वगैरह। मूवीज़ में देखा होगा तुमने क्या क्या होता है, मतलब मैं नहीं कह रहा मूवीज़ बिल्कुल सही होती है हिस्टोरिकली, बट हाँ कुछ कुछ तुमने देखा होगा। तो वो जब होने लग गया तो वो फिर उन्होंने एज अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन बना ली, फिर इंग्लैंड की सरकार ही आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर कर दिया, वो तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो वो चीज़ भी हो गई, अब वहाँ पे आ गई, ठीक है। वैसे कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे हुआ था, कोई एम्पायर ख़त्म होती है तो एक नई शुरू होती है, ख़त्म होती है नई शुरू होती है। इससे पहले मुगल वाली थी आई थिंक, हाँ तो है ना, मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो भी है। तो फिर आए ये लोग, चलो आ गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने किया, एक लेवल तक सब ठीक होता है यार, पर जब तुम वहाँ पे पैसा लगा के उस पर राज कर रहे हो तो उसका भला भी तो देखना होता है, पर वो नहीं हो रहा था ना। यहाँ से पैसा लेके बाहर जा रहा है, यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है, यहाँ से गोल्ड बाहर जा रहा है, बाहर से, अच्छा यहाँ से मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीद लिया, कितने में खरीद लिया, 1 रुपये में, बिकना वैसे जनरली कितने में बिकता था, 10 रुपये में, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो सस्ता है, क्योंकि ऑब्वियसली, और ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो गई, यही सब सिंपल होता है। यहाँ से गोल्ड वो सस्ते में ले गए, चीज़ें वो जो भी रॉ मटेरियल है सस्ते में ले गए, वहाँ पे बना के वापस ले आए, यहाँ पे डबल ट्रिपल क्वाड्रपल जितने भी रेट्स है उतने बेचने लग गए, ठीक है। 1 रुपये में लेके गए थे, 2 रुपये उनको बनाने में लगे, 3 रुपये लगे, 400 में बेच रहे हैं, 100 में बेच रहे हैं, आके खरीदो। अब वो जो खरीदे हैं वो प्रॉफिट भी वहाँ पे गया, रॉ मटेरियल जो नेग्लिजिबल दामों पे गया वो भी बाहर गया, हमें क्या फ़ायदा हुआ,
जो रॉ मटेरियल वैसे बाहर जा रहा है वो गोल्ड बाहर। लोग कहते हैं यहाँ पे आके रेलवेज बन गई, भाई रेलवेज हमारे पैसे से बनी। मैं देखो, मैं किसी कंट्री के या किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जो फैक्ट्स हैं वो है, रेलवेज इंडिया के पैसे से बनी थी। और क्यों बनी थी? बिकॉज के उनको रॉ मटेरियल बाहर गोल्ड बाहर लेके जाने में आसानी हो। तो इंडिया का ड्रेन ऑफ वेल्थ ही चल रहा है ये। ऑल राइट, अब हम पढ़ते हैं फाइनली ये चीज़। मैं ज़्यादा ही कहीं आगे भावनाओं में निकल गया, बट सिंपल बट दिस सिस्टम। अब काफ़ी लोगों ने ट्राई तो किया कि हाँ भाई नहीं गलत है थोड़ा बहुत, पर वो लोकलाइज होता था, ठीक है, कहाँ पे एक ग्रुप ने कर दिया। इंडिया इतना बड़ा कभी इकट्ठे नहीं किया था अंटिल 1857 में सब ने नहीं किया, बट कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा लोगों ने किया। इट वॉज अंडरटेकन बाय द रिपोजिट अचीवमेंट्स द रेजिडेंट्स रिलेशंस जमींदार एक्स सोल्जर्स ऑफिशियल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। दिस traditional opposition to British rule culminated in the First War of Independence, although it failed to achieve its objective. It inspired the Indians to resist the foreign power and made the determined struggle for the country's freedom. ठीक है, तो वैसे हार गई, बट नेशनलाइजेशन की वहाँ से शुरू हो गई भावना बननी। 10. The very nature of the foreign rule resulted in a nationalism sentiment rising among the Indians and produced conditions for country and religious for growth. तो वही चीज़ें वो बोल रहे हैं, ठीक है, कि शुरू होने लग गई नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स होने इंडिया में, एंड उनको भी पता लगने लग गया। The second half of the 19th century witnessed the emergence of the national political conscience and strong feeling of nationalism. There were many factors. अब कौन कौन से फैक्टर थे वो हम आगे पढ़ते हैं। पहला फैक्टर था तुम्हारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। There were many factors that rose, पर सबसे तगड़ा देखो, अंटिल अनलेस लोगों को दो चीज़ों इंडिया में ना, एक तो देखो पैसा होना चाहिए, पैसा हर जगह होना चाहिए। दूसरा ये है तुम्हारा सोशियो रिलीजियस, कि रिलीजन पे तुम वार कर दोगे तो होगा, वो होगा यार, रिसेंटमेंट होगा। इंडिया में है ये, अच्छी मान लो बुरी मान लो, ये कुछ चीज़ है, ठीक है, टॉलरेंस कम है। एंड ये मैं ये नहीं कहूँगा कि सही है गलत है, बट ये है, ठीक है, फैक्ट है ये। तो पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक की, सोशल रिलीजियस से ये रिफॉर्म्स है, पिछले चैप्टर में पढ़ना तुम वो आएगा कि क्यों गलत हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये रिफॉर्म्स की बात हो रही है, पिछले चैप्टर में हुआ था कि उन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो क्या हुआ। यहाँ पे इंडियंस में किया तो इतना नहीं हुआ, बिकॉज इंडियंस समझते हैं ना इंडियंस को, वो लोग आके तो उनको नहीं पता था, सो दैट्स वाई इतनी बनी नहीं, जमी नहीं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब द इंडियंस रियलाइज द जनरल एम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ इंडिया वाज टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, कि हमारा नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपनी ही चला रहे हैं, अपने फ़ायदे क्या ही देख रहे हैं। चलो अपना फ़ायदा देखो, बट हमारा नुकसान तो ना करो, हमारी जगह पे आए हो तुम, पर वो वही कर रहे थे। द इकोनॉमिक डिसकंटेंट। अब ये या तो होता है ना कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो बिजनेसमैन को प्रमोट करती है, तो बिजनेसमैन उससे खुश होंगे, बाकी उससे दुखी होंगे। वो तुम कहो बहुत पुअर को सपोर्ट करती है, तो मिडिल क्लास वाले काफ़ी दुखी होंगे कि मिडिल क्लास वालों से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो उनके वेलफेयर में जा रहा है। अब जो पुअर है वो तो खुश होंगे, पर वो वाले उससे दुखी होंगे। इस केस में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के सभी गुस्से हो गए मोस्टली। क्यों हो गए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पीजेंट्स, सबसे लोअर ऐसा नहीं कि कास्ट वगैरह में नहीं, बट इकोनॉमिकली they were the main victims of the British colonial policies. The government took away a large part of their produce in the form of land revenue and other taxes. These exorbitant taxes led the peasants into the clutches of landlords and money. अब पहले उनके पास कम पैसा था, राइट, तो फिर क्या हुआ, जब वो खेती वगैरह करते थे, अलग अलग चीज़ें करते थे, टैक्सेस बढ़ा दिया इतना, उनका कई बार पैदावार नहीं हुई या फैमाइन आ गया कुछ भी, वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमें टैक्स चाहिए, टैक्स नहीं मिला तो वो ज़मीन हड़प लेते थे, तो बहुत नुकसान हुआ इनको, ठीक है। ज़मीन ही चली गई तो कैसे खाएंगे पिएंगे, ऐसे दया तो कोई करने नहीं वाले वो लोग, और इतना पैसा है नहीं था। पीजेंट्स। दूसरा क्राफ्ट्समैन। अब क्राफ्टमैन है ना जो आर्ट करते हैं, कल्चर को, हेरिटेज को वगैरह प्रमोट करते हैं, कोई भी तरीके की क्राफ्ट, ऐसा नहीं सिर्फ मतलब धागे से कुछ बुनना या कुछ करना, कुछ भी, म्यूजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम। The English East India Company used its political power to destroy Indian handicrafts and industry. India became a source of raw material for the British. अब इंडिया बहुत अच्छा बनाता था, पर इंडिया के पास मशीन्स नहीं थी, तो उस रेट पे बन नहीं सकता था। तो उन्होंने क्या कर दिया कि इंडिया से बंद ही करवा दिया कि तुम बनाओगे ही नहीं ये सब, ठीक है, बिल्कुल बैन कर दिया था एक टाइम से क्राफ्ट्समैन वगैरह को, कि तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तुम अपना कुछ नहीं, बस हमें उगा के दो, इंडिगो उगाओ, ये उगाओ, वो उगाओ, जो भी था सब कुछ, हमें रॉ मटेरियल पकड़ाते रहो। तो इंडिया बिकम अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटेन। अब वहाँ पे जाता था रॉ मटेरियल, ठीक है, मोस्टली मैनचेस्टर और लिवरपूल में जाता था, ठीक है। मैंने, अब मुझे कैसे पता, मैंने भी कहीं पढ़ा था, ऐसा नहीं है, मैं जाके देखता था, ठीक है। मैनचेस्टर लिवरपूल में जाता था, वहाँ से रॉ मटेरियल, जैसे अगर कॉटन गया तो कॉटन में से कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है, मुझे पता नहीं, बट वो अलग हो जाती थी। जो मेन प्रोडक्ट रह गया वो आगे जाता था, फिर आगे कोई शहर में, लंदन में आई थिंक, हाँ, तो वहाँ पर जाके प्रोसेस होता था, क्योंकि मशीनरी वगैरह वहाँ पे थी असली, वहाँ पे कपड़े बनते थे, या जो भी उससे बन गया तो वो वापस इंडिया में आता था, इंडिया में आके वो बेचते थे। तो पैसा जा ही जा रहा है, तुम देख रहे हो, फिर भी इतने साल राज कर लिया। सोचो इंडिया के पास कितना पैसा होगा, मतलब मैं तो जस्ट सोचता हूँ, किसी के हेट नहीं है कि वो इतना पैसा लगेगा कुछ, बट जस्ट सोच के देखो, इतने साल राज किया और इतने
मतलब जल्दी जल्दी पैसा निकाल रहे और तब भी उनको जाना पड़ा, वो जा नहीं रहे थे, पैसा अब भी बहुत था। हो कितना पैसा होगा इंडिया के पास। एनीवेज आगे हम पढ़ते हैं क्राफ्ट्समैन का। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, तो इंडिया का जो क्राफ्ट वगैरह था, आर्ट थी, वो उन्होंने ख़त्म करवा दी। दिस पॉलिसी क्रिपल द आर्टिसन क्राफ्ट्समैन दे वर डिवॉइड ऑफ द सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। अब क्राफ्ट्समैन यार ऐसा नहीं था कि वो फैक्ट्रीज चलाते थे या कुछ, उस टाइम पे देवर लाइक के कुछ ऐसा बनाते थे और वो अच्छा लगता था, वो राजा दरबार में दिखाते थे या लोगों को बेचते थे। मोस्टली अगर राजा दरबार, तो इनको सपोर्ट कौन करते थे? राजा वगैरह करते थे। अब राजा वगैरह से ही उनके राइट्स छीन लिए गए कि तुम हो ही नहीं यहाँ के राजा वगैरह। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था तुम्हें, पिछली वीडियो में, कि उनको पैसा कम हो गया, ठीक है, इनकम कम हो गई, बिकॉज टैक्स सारे ब्रिटिश लेके जाई जा रहे हैं, तो इनके पास तो रह ही नहीं रहा, तो इसलिए वो भी कैसे सपोर्ट करें इनको, तो एक कम हो रहा था, ठीक है, इनका तो बिल्कुल बैंड टाइप ही हो गया था। तीसरा था वर्किंग क्लास। अब बहुत द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री लेड टू द birth of the new social class by in India the working class they were exploited by the factory owners who were generally Englishmen। अब इंडिया में भी फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर दी, उनके मालिक कौन होते थे? इंग्लिशमैन होते थे। अब कुछ जो लोग थे वो कहते हैं कि यहाँ पे हमें काम वगैरह तो मिलेगा नहीं, मतलब हमारी ज़मीन इनके पास है, ये वो ETC, तो हम फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। फैक्ट्रीज़ में काम करने जाते थे, वहाँ पे इतने क्रूएल होते थे, तुम्हें पता ही है क्या क्या कंडीशंस होती थी वहाँ पे, तो इतनी इनह्यूमेन कंडीशंस में वो काम करना पड़ता था। तो वैसे कम बहुत छोटा पोर्शन है, बट उन सबको भी अपने अगेंस्ट कर लिया कि ऐसे काम करवा रहे हैं हमसे, ठीक है। ऑल्दो दे फॉर्म द स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दे रिप्रेजेंट न्यू सोशल आउटलुक, देयर आउटलुक एंड इंटरेस्ट वर वेरी ब्रॉड कवरिंग होल ऑफ इंडिया, देयर फैक्ट्रीज वर लोकलाइज्ड इन सिटीज़। ऑल दीज फैक्टर्स मेड द पॉलिटिकल थिंकिंग फार मोर सिग्निफिकेंट देन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। तो वैसे वो नंबर में कम थे, क्योंकि तुम्हें कहा ना मेन तो यही थे। धीरे धीरे ये लोग भी आने लगे, जैसे जैसे फैक्ट्रीज बनेंगी उतने ही लोग आएंगे ना काम करने, ये लोग भी अगेंस्ट हो गए। चौथा, एजुकेटेड इंडियंस। The only employment available to the educated Indians was government service, in which the competition was high and the chances of promotions were bleak. They had hoped that the British capitalism would help to develop India's productive forces as a reason for Britain. Instead, they found that the British policy were keeping economically backward. तो पहले उनको लगा कि हाँ हमें पढ़ाएंगे, जो पढ़ लिख रहे, ठीक है, बाहर के कोर्सेज वगैरह करने लगे या कुछ, पहले उनको लगा कि हाँ मॉडर्नाइजेशन होगी, इंडिया की तरक्की होगी। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस करने लग गए कि तरक्की कुछ नहीं हो रही, ये जानबूझ के ऐसे पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो हमें और पीछे लेके जाती रहें, हम आगे नहीं जा रहे। हम जितना जनरली आगे जा रहे थे हम उतना भी आगे नहीं जा रहे, हमसे पैसा भी वापस बाहर जा रहा है, हमारी आर्ट भी बंद करा दी इन्होंने, हमारा क्या हो रहा है? तो हमारा कट रहा है। सिंपल सा फैक्ट था कि हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जो ये एजुकेटेड इंडियंस को भी समझ आने लगी बात, वो भी इनके अगेंस्ट होने लग गया, ठीक है। सो दस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो सबको लगने लगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तो किसी को भी ऐसा एज सच फायदा नहीं होने लगा, ठीक है। सबको लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो वो धीरे धीरे उनके अगेंस्ट होने लग गए। इसलिए उनके अगेंस्ट हो रहे थे तो उनको लगा यार अपना देश ही बेटर था, अपना देश, वो अपनापन ही तो है नेशनलिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा रिप्रेसिव कॉलोनियल पावर्स। थोड़ी आवाज़ अगर तुम्हें अजीब लग रही हो तो बोल के मेरा गला हो जाता है कई बार। रिप्रेसिव कॉलोनियल पावर्स, ठीक है, सॉरी पावर्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे पॉलिसीज़ है, ठीक है, यहाँ पे इसको पॉलिसीज़ कर दो। द नेचर ऑफ द ब्रिटिश colonial rule over India helped the growth of national sentiment among the Indians. The British had conquered India to promote their own interest and therefore followed a repressive policies to make the Indian subservient to the needs of British. Subservient मतलब कि इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रिटिशर्स की जो नीड्स है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इंडिया सिर्फ एक जरिया है ब्रिटेन के पास चीज़ें पहुँचाने का, समझ रहे हो? हमारी तो किसी को पड़ी नहीं है वो चीज़। These policies became the major barrier to India's economic, social, cultural, intellectual and political development. Some of these repressive policies, especially those followed by Lord Lytton, हम पढ़ेंगे आगे। वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लाइटन के बारे में कहाँ है? लॉर्ड लाइटन के बारे में हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1876 टू 1880, 5 साल 1876 टू 1880 तक रहे हैं वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कौन? लॉर्ड लाइटन। एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट इज इंक्लूडेड फॉलोइंग। अब काफ़ी ऐसी पॉलिसीज जो इंडिया के सीधा ही अगेंस्ट, ठीक है, ये तो कर रहे हैं। एक तो होता है ना कि छुपके से कर रहे हैं, एक है सीधा ही हम तुम्हारे खिलाफ ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं कि तुम कर ही ना पाओ कुछ, ठीक है। पहला लॉर्ड लाइटन के बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या पॉलिसीज लगाई, 5 साल थे, क्या क्या पॉलिसीज है। लॉर्ड लाइटन ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड रैली। अब तुम कहोगे ये गलत है बंदा, देखो मैं हमारे हिसाब से गलत है, इंग्लैंड के हिसाब से, ब्रिटेन के हिसाब से सही था, तो ये पर्सपेक्टिव की बात होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने हम इंडिया के साथ किया वो गलत नहीं किया, ना, मुझसे जितना गुस्सा है वो तो कोई नहीं होगा। पर ना एक चीज़ होती है, मैं हमेशा हर वीडियो में जो भी इंग्लैंड पे आती है मैं हमेशा बोलता हूँ कि
जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे उनको हेट करना, उनको गलत बोलना, तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव है, कोई गलत नहीं, ठीक है। मैं भी कई बार बोल देता हूँ कि उन्होंने गलत किया ऑब्वियसली इंडिया के साथ इतना कुछ एक्सप्लोइटेशन करी, मैं बोलता हूँ ड्रेन ऑफ वेल्थ किया उन्होंने इतना सब, बहुत गलत था, बहुत गलत किया। बट एक ना वो लाइन होती है, तुम्हें वो क्रॉस नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम के ब्रिटिशर्स अलग थे, आज के ब्रिटिशर्स अलग है। अगर उनके दादा परदादा या कुछ लोगों ने किया तो इनको बोलने का मतलब नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री को याद रखना है ताकि आगे कुछ ना हो पाए ऐसा, हम पे कोई और रूल ना कर पाए, ठीक है। वो चीज़ होती है, नॉट लाइक कि हेट ही करना है हमने उनको, नहीं वो चीज़ नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, मे भी तुम में से काफ़ी लोग मुझे कहोगे कि मेरे में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है यार, मतलब तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव है, बट मेरा ऐसा बोलना कि हाँ वो वाले ब्रिटिशर्स ने गलत किया इंडिया के साथ, सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ गलत है, सॉरी। बट आज के जो इंग्लैंड वाले हैं आज के, उनको हिट करने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ में सबसे पहला था लॉर्ड लाइटन ने एक किया था, ग्रैंड दिल्ली दरबार का ऑर्गेनाइज कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो 1877 में ग्रैंड दरबार का किया दिल्ली में। क्यों किया? वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। लैक्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंड ऑन द इवेंट, मतलब इतना ज़्यादा खर्चा हुआ था ना उस पर वहाँ पे ही फेमाइन आया था, आई थिंक बंगाल में आया था, यहाँ पे लिखा नहीं बुक में, बंगाल में आया था मे बी उस टाइम पे। वहाँ पे पैसा नहीं भेजा, वहाँ पे खाना नहीं भेजा, कुछ नहीं किया, इतने लाख रुपए यहाँ पे लगा दिए बिना कोई बात के, ठीक है। सो वो चीज़ है। दूसरा, लॉर्ड लाइटन इंट्रोड्यूस्ड अ वर्नैक्युलर, तो ये दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है मैं तुम्हें बताता हूँ। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट एंड IAA मतलब इंडियन आर्म्स एक्ट, ये दोनों एक ही ईयर में आए थे ना, हाँ 1878 में, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखना रहता है 1878। अब ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा बिकॉज हमारे ना एग्जाम में ये चीज़ आ गई थी IAA कि IAA कौन से साल में आया था वगैरह, मुझे लगा कि गलत लिख दिया होगा और किसी बच्चे को नहीं समझ आया बिकॉज बुक में हमारे इसकी शॉर्ट फॉर्म है नहीं, एंड मतलब बोर्ड्स की बात नहीं कर रही है, हमारे स्कूल के एग्जाम से था। तो IAA, आई एम लाइक कि भाई ये कैसे, ये क्या है? तो मैंने ऐसे पूछा, मैं ऐसे खड़ा हुआ मैम से पूछा, मैंने कहा यार, मतलब वो हमारे सब्जेक्ट के नहीं थे, बट मैंने कहा मैम पूछना जरा, ये IAA का कुछ सिस्टम समझ नहीं, और क्वेश्चन भी 4 नंबर का था कुछ, ठीक है, जैसे इसमें है ना, ये इन दोनों का ही था, बट VPA एंड IAA कुछ ऐसे ही लिखा था, ठीक है। तो 3-4 नंबर का क्वेश्चन, एंड आई एम लाइक, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे 3-4 नंबर के पीछे में फेल हो जाता है या नहीं, बट मैंने जनरली पूछ लिया, वेले बैठे थे, कुछ आता तो था नहीं लिखने का, मैंने कहा पूछ लेते। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही है लिख के, हमने बाद में हमें पूछा तो वो कहते हैं इंडियन आर्म्स एक्ट था। आई वाज लाइक है, बोर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, मतलब तुम्हारा स्कूल गलती कर दे तो कोई नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे IAA, और हम वहाँ पे मैम का मुंह देख रहे हैं, IAA कौन सी? मैंने कहा मैम INA होगा, IAA क्या? कहते नहीं, INA अलग है, IAA है, ठीक है। सो यार अब ये पहला है तुम्हारा यार वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नैक्युलर मतलब होता है कि लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है, जैसे पंजाबी है, हरियाणवी है, भोजपुरी है और मराठी है, मतलब ऐसे इंडिया की जो भी वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस थी वो सब अब भी हैं। मतलब प्रेस एक्ट, तो वहाँ के जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं तो उन पे एक चीज़ उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि वर्नैक्युलर प्लेसेस टू फॉरबिड वर्नैक्युलर पेपर्स टू पब्लिश एनी मटेरियल दैट may excite feelings of dissatisfaction against the British government। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ तुम कुछ नहीं लिख सकते, ऐसा उन्होंने बोल दिया सीधा सीधा। सिर्फ वर्नैक्युलर पेपर, इंग्लिश की इंडिया में इतनी नहीं कोई पढ़ता था, एंड इंग्लिश तो वैसे ही कंट्रोल उनके हाथ से होती थी, ठीक है, तो वही चीज़ है। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, सिर्फ इंडिया पे था। एंड 1882 में इस एक्ट को रिवोक कर दिया था लॉर्ड राइपन ने। लॉर्ड राइपन ने इस एक्ट को रिवोक कर दिया था, कितने साल बाद? 4 साल बाद। दूसरा IAA, इंडियन आर्म्स एक्ट, मुझे IAA देख के हंसी आ जाती है क्योंकि मैम का वो रिएक्शन वॉज प्राइसलेस, ठीक है, कभी और बताऊंगा इसके अच्छे से। बट द इंडियन आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 मेड इट अ क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ इंडियंस टू कैरी एन आर्म्स विदाउट लाइसेंस। बिना लाइसेंस के तुम गन वगैरह आर्म कोई कैरी नहीं कर सकते। और अच्छा ठीक है, रूल सही है, मैं समझ आता हूँ, पर सिर्फ इंडियंस नहीं कर सकते, ब्रिटिशर्स कर सकते हैं, सिर्फ यूरोपियंस कर सकते हैं। ओहो हो भाई, डिस्क्रिमिनेशन टू हेल, ठीक है, तो ये लेवल का था। उसके बाद द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जैसे अब IAS वगैरह होता है ना, तो उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी उनके वहाँ पे जाने के लिए था, तो दैट वाज मैक्सिमम एज वाज पहले 21 साल थी, उसको कम करके 19 साल कर दिया था। बताओ, जो 21 साल की उम्र थी उसको कम करके 19 साल कर दिया था। एंड दैट वाज, मतलब मैं अभी भी हैरानी होती है,
अब एज तुम्हें पता है क्या है, अब लिमिट क्या है यूपीएससी वगैरह की, 30 साल, 30 ईयर्स, ठीक है। वो भी अटेम्प्ट्स के हिसाब से भी होता है काफ़ी, पर चलो बेसिक 30 लगा लो। 21 थी उस टाइम पे इंडियंस के लिए, मैं बाहर की बात तो हो ही मेरी, इंडियंस की बात हो रही है। 19 साल में क्या होता है, 18 में तो तुम्हारी 12th होएगी। और मोस्टली मुझे उस टाइम का तो नहीं पता, बट यूपीएससी तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो कैसे मतलब हिसाब उन्होंने रखा कि आ ही ना पाए कोई। चलो जैसे भी है, ठीक है। तो काफ़ी मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंडियंस टू कंप्लीट इट। द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑफ द ब्रिटिश टेक्सटाइल वर रिमूव्ड, इट प्रूव हार्मफुल टू इंडियन। अब जो बाहर, अच्छा देखो, यहाँ से बाहर सामान भेजना है, यहाँ से बाहर सामान भेजना है, वो फ्री में जाएगा, वो फ्री में जाएगा ताकि ब्रिटिशर्स को पैसा ना देना पड़े। बाहर से यहाँ पे कोई पैसा आना है, बाहर से यहाँ पे कोई पैसा आना है, ब्रिटिश से, चलो ब्रिटिश से सामान बन के इंडिया में आ गया, उस पर वो बेचेंगे ऐसे कि भाई आने के भी पैसे लगे, 100 रुपये का वैसे होना था, प्लस इम्पोर्ट टैक्सेस लगे तो 150 का मिलेगा तुम्हें। एंड ऐसा दिमाग घूमता है उस चीज़ से कि जब तुम लेके जा रहे हो जीरो, इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, पर वापस आ रहे तो 50 रुपये भी जाएंगे उधर। आय हाय, कितना किया ना इन्होंने। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं इल्बर्ट्स लॉ। इल्बर्ट्स लॉ क्या था, सॉरी इल्बर्ट बिल में क्या लिखा है, लॉ नहीं है बिल है भाई, इल्बर्ट बिल, ठीक है। सर सीपी इल्बर्ट, द लॉ मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल, प्रिपेयर्ड अ बिल पॉपुलरली नोन एज द इल्बर्ट बिल इन 1883। 1883 में कौन सा बिल आया, इल्बर्ट बिल। अब इस बिल में क्या था कि ब्रिटिशर और यूरोपियन लोगों को इंडिया के जज भी मतलब करेंगे, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, ट्रायल करेंगे, ठीक है। बाय दिस द एक्ट द ब्रिटिश टू इंक्लूड इक्वालिटी इन ब्रिटिश बाय इंडियन जजेस। अब पहले ये लॉ आ गया, लॉ नहीं आया, बिल आया। लॉ और बिल में समझते हो, तभी मैंने गलत लिख दिया। इल्बर्ट का बिल है, उन्होंने पार्लियामेंट में ऐसा किया अपना, जो भी उनका उस टाइम पे होगा, कि ऐसा रूल रखते हैं ताकि इंडियंस को लगे कि वो उनको इक्वालिटी तो मिल रही है, उनके जजेस होंगे तो ठीक होगा ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स हमें सज़ा दे रहे हैं, नहीं, हम भी ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। तो वो ऐसा उन्होंने समझाने के लिए किया, ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत सही मूव था उनके हिसाब से होता। बट उनको लगा कि नहीं, इतना कंट्रोल नहीं हम इंडियंस को दे सकते, ना 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 ना, सिर्फ बोलने को है कि वो हम आपके साथ ट्रेड करें, नहीं, कंट्रोल उनको जीरो देने हैं, ठीक है। तो दिस वाज सेंडेड बाय द ब्रिटिश एंड दिस और डिफेंस एसोसिएशन टू क्या बोल रहा हूँ मैं, देयर स्पेशल प्रिविलेजेस, देयर रिएक्शन provoked counter agitation by educated Indians. The government ultimately withdrew the bill. The event highly the received. तो उनको इंडिया को पता लगा कि भाई ब्रिटिशर बिल्कुल भी हमें आगे जाके नहीं करेंगे। हमें लग रहा है ना कि चल थोड़े राइट्स दे देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, नहीं होगा ये सब। तो तब असली हुआ कि ब्रिटिशर से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, तब असली रिप्रेशन शुरू हुआ इंडियंस का उनके अगेंस्ट। ये भी एक ऐसा हुआ कि हाँ भाई अब तो कैटलिस्ट है, ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। Socio-religious reforms, nice. Socio-religious reforms. The socio-religious reforms movement of the 19th century were great pioneers of the Indian nationalism. ठीक है. The impact of the Western education, which led to the national humanitarian and scientific approach to life, made the educated Indians realize the need of reform the religion society. तो पहले ignorant थे, ठीक है। फिर लगा कि धीरे धीरे कि नहीं भाई, उनसे देखो क्या होता है ना यार, ऐसा नहीं होता कि नो रिलीजन इज परफेक्ट, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, राइट। तो कुछ चीज़ें उनसे सीख लो, कुछ चीज़ें हमसे सीख लो। ये बोलना कि हमारा रिलीजन बकवास है गलत है, ये बोलना कि उनका रिलीजन ख़राब है, उनकी कल्चर ख़राब है, वो भी गलत है। उससे बेस्ट चीज़ें लो, इससे बेस्ट चीज़ें लो, अपनी यही तो लाइफ है यार। तो वही चीज़ तब सोशियो रिलीजियस लोगों ने करनी शुरू करी, बाहर से उन्होंने किया कि हाँ यार ये चीज़ें बाहर होती हैं और ये चीज़ों में कोई गलती नहीं है, हमारे कोई संस्कृति वगैरह इससे ख़राब नहीं हो रही, तो वाई नॉट, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में से हम पूछने लग गए। द रिजल्ट was the birth of social religious reform movement touching almost every segment of the Indian society. In this social sphere these movements worked for the abolition of the caste. अब socially क्या हुआ कि पहले तो इन लोगों ने मूवमेंट ने काम करना कर दिया। पहले तो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, डाउरी सिस्टम, पर्दा सिस्टम, सती एंड इन्फेंटिसाइड, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट। इन्फेंटिसाइड मतलब कि बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देना या पैदा होते ही मार देना, जो भी होता है, ठीक है। तो उस सब के खिलाफ होने लग गया सोसाइटी में। दे लॉन्च अ क्रूसेड अगेंस्ट द सोशल इनइक्वालिटीज़ के खराब खड़े होने लग गए लोग, ठीक है, कि हाँ भाई गलत है ये। इन द रिलीजियस फेयर दीज रिफॉर्म्स कंपेयर द रिलीजियस सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशन मतलब कुछ भी ऐसे भाव मानना, कुछ भी मानना, ठीक है, यू नो। अटैक्ड आइडोलेटरी पॉलिथिज्म एंड हेरिडिटरी प्रीस्टहुड, कि ऐसा नहीं है कि संत का बेटा संत, ऐसा ऐसा जो भी होता था कि प्रीस्ट का बेटा प्रीस्ट, वो चीज़ें नहीं रही, ठीक है। दीज मूवमेंट फॉट फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल इक्वालिटी। इन सब चीज़ों के लीडर्स कौन थे, वैसे कौन कौन लीडर्स थे? राजा राममोहन रॉय, ही फाउंड द ब्रह्मो समाज। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। उसके बाद स्वामी विवेकानंदा, जो हमें पता है कि रामकृष्ण मिशन, अगर वो स्पीच सुनना, लोग कहते हैं कि सिर्फ स्टार्टिंग की स्पीच तुम पूरी सुनना, कहीं मतलब पढ़ना या जैसे भी जहाँ भी अवेलेबल हो, ठीक है।
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाली, ओहो हो, मज़ा आया था। ज्योतिबा फूले सत्याशोधक समाज, ठीक है, तो हमें अभी ज़्यादा नहीं पढ़ने, दो ही है, राजा राममोहन रॉय एंड ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले फॉर सत्याशोधक समाज, है ना, हाँ, और राजा राममोहन रॉय फॉर ब्रह्मो समाज। तो ये दोनों एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। राजा राममोहन रॉय के बारे में लेते हैं। राजा राममोहन रॉय वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। ही वांटेड टू डू अवे विद द रिलीजन सोशल व्हिच वर प्रेवलेंट इन बंगाल एट टाइम। बंगाल से स्टार्ट किया उन्होंने, फिर पूरे देश पे ऐसे रिफॉर्म्स लेने आए। तो शुरू एक छोटे से पॉइंट से ही होता है ना, तो बंगाल इज़न्ट अ छोटा पॉइंट, वो भी बहुत बड़ी कंट्री, सॉरी स्टेट है, तो वहाँ पे भी करना बहुत बड़ी चीज़ थी। और क्योंकि उस टाइम पे कैपिटल होता था, ठीक है, बंगाल। He was deeply moved by development of the people and worked throughout their life, so social, political regeneration। तो उन्होंने काफ़ी एस्पेक्ट्स में किया, एक ही एस्पेक्ट में नहीं किया, काफ़ी एस्पेक्ट में किया, हम पढ़ते हैं अभी। तो पहले तो रिलीजन में उनकी क्या अप्रोच थी, वो कहते थे, वो बहुत ना ह्यूमैनिटिस्ट थे, ठीक है, मतलब कि ह्यूमन टू ह्यूमन ज़्यादा मानते थे। अगर रिलीजन के, अगर तू मेरे रिलीजन का तो मेरा भाई नहीं, अगर तू इंसान है तो तू मेरा भाई है यार, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल दी, ऐसा एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बोला, बट एग्जाम्पल कि सारे रिलीजन एक जैसे ही हैं, यूनिटी मानना। एज अ यंग मैन, अब ये सुनना, ही स्टडीड संस्कृत एंड हिंदू फिलोसफी। संस्कृत और हिंदू फिलोसफी उन्होंने बचपन में पढ़ी, ठीक है, मतलब बचपन इन द सेंस टीनेज या यंग मैन जो भी होता है उसमें पढ़ी। कुरान एज वेल एज पर्शियन एंड अरेबिक लिट, संस्कृत एंड हिंदू फिलोसफी पढ़ी, कुरान पढ़ी, पर्शियन एंड अरेबिक लिटरेचर पढ़ा, ठीक है। अब बाइबल को ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ने, क्योंकि कोई मिलावट ना हो, जैसे लिखी गई है वैसे पढ़ने में ही उन्होंने ग्रीक और हर्ब्यू लैंग्वेज सीखी जस्ट टू रीड एंड स्टडी बाइबल। 1809 में उन्होंने एक पर्शियन में एक किताब लिखी, किताब ही है ना, हाँ, गिफ्ट टू मोनोथिसिस। उन्होंने फिर अपने व्यूज़ लिखे कि जो भी होता है ना कि बहुत से भगवान हैं, सब अलग अलग चीज़ों के भगवान हैं, वो सब वर्शिप गॉड, वो सब कहते मैं नहीं मानता, और क्यों नहीं मानता वो सब बताया होगा कि एक रिलीजन नहीं इन द सेंस कि एक भगवान में मानो, ठीक है, सबका मालिक एक, जैसे साईं बाबा जी बोलते, तो वैसे ही कि वो चीज़। ही स्ट्रांगली हेल्ड द व्यू दैट ऑल द प्रिंसिपल एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ हिंदू प्रीच द मोनोथिज्म, के जितने भी हिंदू रिलीजन के पुराने टेक्स्ट है वो सब एक ही रिलीजन, एक ही भगवान में मानने को हमें बोलते हैं। ऑलराइट, इन 1814 ही स्टार्टेड आत्मीहा सभा एंड कैरिड ऑन अ persistent struggle against the worship of idols and meaningless religious rituals। 1828 में ही फाउंडेड द ब्रह्मो सभा, जो कि बाद में रीनेम कर दी ब्रह्मो समाज में, बिकॉज सभा इज लाइक अ स्मॉल, समाज इज लाइक बिग, राइट, मतलब कुछ ऐसे ही हुआ होगा। द ब्रह्मो समाज बिलीव्ड इन मोनोथिज्म ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड, इट कंडेम्ड आइडल वर्शिप एंड लेड एम्फेसिस ऑन प्रेयर, मेडिटेशन, चैरिटी, मोरालिटी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी बिटवीन ऑल मैन रिलीजन। तो जैसे मैंने कहा, एक भगवान में मानना और सब रिलीजन से एक है, सब हमारे ब्रदरहुड वगैरह में मानना, उन सब पे इन्होंने फोकस किया ब्रह्मो समाज ने। ऑलराइट, फिर आते हैं सोशल रिफॉर्म्स, क्या क्या किए, ये रिलीजियस रिफॉर्म्स है, सोशली क्या क्या किया। राजा राममोहन रॉय वॉज अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, और उन्होंने सती के अगेंस्ट किया, एबोलिशन शुरू किया, पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट किया, पॉलीगैमी के अगेंस्ट किया, मैंने काफ़ी शादियाँ करना, एंड डिस्करेज चाइल्ड मैरिजेज एंड एडवोकेटेड द राइट्स ऑफ विडोज टू रीमैरी। अब इनके एफर्ट्स की वजह से, राजा राममोहन रॉय के एफर्ट्स की वजह से विलियम बेंटिक ने देखा कि हाँ भाई ये तो करना चाहिए, ठीक है, इन पर बहुत प्रेशर डाला था इन्होंने। तो विलियम बेंटिक ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पता नहीं 1825-26 में आया था, ठीक है, तो तब से जब तक भी था मुझे नहीं पता, ठीक है, इतना भी नहीं याद रहता। तो 1829 में सती को इलीगल डिक्लेयर किया और पनिशेबल बाय लॉ डिक्लेयर कर दिया कि तुम सती नहीं कर सकते, ठीक है, गलत है, इलीगल है, एक तो गलत है, मॉरली गलत है, नहीं इलीगल है, तो इलीगल करवा दिया राजा राममोहन रॉय ने। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द वुमेन्स राइट के बहुत सपोर्टर थे, और ही कंडेम द सब्जुकेशन मतलब कि सब्जुकेशन ऑफ वुमेन, मतलब काइंड ऑफ कंट्रोल करना उन पे, कि जैसे हम कहते हैं ना कि लड़के ही घर के सब कुछ कर सकते हैं, उनके बिना तुम पूछ के कहीं नहीं जा सकते, तो कंट्रोल, वो एग्जैक्ट कंट्रोल उनकी ज़िंदगी का वुमेन का रखना, वो काफ़ी कंडेम किया, उसके अगेंस्ट काफ़ी बोले। टू रेज द स्टेटस ऑफ वुमेन ही डिमांडेड दैट दे वुड बी गिवन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी भी उनको मिल सकती है, ऐसे कि बेटे जैसे बेटों को मिलती है वैसे बेटियों को भी मिलनी चाहिए। पियोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, अब जर्नलिज्म में भी काफ़ी उन्होंने बात फैलाई। राजा राममोहन रॉय वॉज अ स्टॉन्च मतलब लॉयल, ठीक है, लॉयल नेशनलिस्ट थे, ठीक है, और ही वॉज अ पायनियर ऑफ जर्नल्स इन बंगाली, इंग्लिश, हिंदी एंड पर्शियन। ओहो,
अच्छा नहीं, पायोनियर्स ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, तो जर्नलिज्म इन्होंने ही असली में इंडिया का स्टार्ट किया, तुम ये कह सकते हो, ठीक है, काइंड ऑफ। उसके बाद क्या है कि इन्होंने मतलब जनरल्स लिखी ये अपनी जनरल्स न्यूज़पेपर वगैरह कौन सी भाषा में, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी एंड पर्शियन, टू स्प्रेड साइंटिफिक, लिटरेरी एंड पॉलिटिकल नॉलेज अमंग द इंडियंस एंड टू रेज पब्लिक ओपिनियन ऑन द टॉपिक ऑफ करंट इंटरेस्ट एंड टू रिप्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स एंड ग्रीवेंसेस बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इंग्लिश में फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाकी लैंग्वेजेस में फॉर इंडिया के लोग भी जान सकें, राइट, कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें डिमांड्स वगैरह हो रही हैं, सही है। तो ही ऑल्सो, उन्होंने काफ़ी अपनी डिमांड्स वगैरह रखी, ऐसा नहीं कि प्लीज़ करके विलियम बेंटिक से करवाए, नहीं, डिमांड्स रखते थे अपने सामने, डिमांड्स रखी काफ़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। उन्होंने बंगाली वीकली स्टार्ट कर दिया, सामवद कॉमोडी एंड अ पेपर इन पर्शियन में भी स्टार्ट कर दिया, मिरत उल अकबर। भाई ये बंदा कितना कुछ करेगा, ठीक है। फिर पॉलिटिकल राइट्स, ये भी सुनो, राजा राममोहन रॉय वॉज द इनिशिएटर ऑफ द पब्लिक एगिटेशन फॉर डिमांडिंग द पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स। तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था कि सरकार से डिमांड करना कि हमें ये राइट दो, ये राइट दो, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट इंडिपेंडेंस नहीं, पर राइट्स तो दो एटलीस्ट हमें, ठीक है। वो नहीं दे सकते तुम्हें, हमें पता है ऐसा एक जाने के बोलने से नहीं मिलने वाले, पर फोर्स करना कि ये राइट्स चाहिए हमें, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। He demanded the abolition of the East India Company's trading rights and heavy export duties on Indian goods. He also demanded the separation of the executive and the judicial, trial by trial, judicial equality between Indians and Europeans, and Indianization of the superior services. अब executive और judicially मतलब कि पुलिस वगैरह और जुडिशली, इन सबको अब इंडिया में, अब आज के टाइम पे तुम देखो ये लोग अलग है, जुडिशरी अलग है और जो ये एग्जीक्यूटिव है ये लोग अलग है। तो ये सब उन्होंने मतलब पॉलिटिकली भी मांगा, तो कितना कुछ किया तुम देख सकते हो, सोशली भी, रिलीजियस का भी, और इतने न्यूज़पेपर वगैरह वाला भी, और पॉलिटिकल। ओहो। सो इन वर्ड्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या बोला राजा राममोहन रॉय के बारे में। राजा राममोहन रॉय इनॉग्रेटेड द मॉडर्न एज इन इंडिया, ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा एंड द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। प्रॉफिट का मतलब होता है, मतलब वो अलग अलग रिलीजन टू रिलीजन ऐसा मानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कोई रिलीजन का, बट प्रॉफिट का बेसिकली मतलब होता है कि जो भगवान ने कोई इंसान, या कोई इंसान नहीं इन द सेंस किसी को भेजा धरती पे भगवान के रूप में, वो नहीं आ सकते तो उन्होंने भेजा, काइंड ऑफ, ठीक है। तो इंडियन नेशनल के वो प्रॉफिट थे, और फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, ये याद रखना, ये बहुत आए, पता नहीं क्यों, मे बी MCQ, तुम्हारे शायद MCQ ना हो, पर पिछले साल हुए थे, तो एक तो MCQ में आ सकता है, और जनरली मुझे नहीं पता कैसे आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, ठीक है। अब अगला है ज्योतिबा फुले जी के बारे में पढ़ते हैं। सो ज्योतिबा फुले वॉज एन अर्बन एजुकेटेड मेंबर ऑफ अ सो कॉल्ड लो कास्ट, ठीक है, तो लो कास्ट के माने जाते थे उस टाइम पे, एंड अर्बन एजुकेटेड थे। हिज एजुकेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस मेड हिम क्रिटिकल ऑफ हिंदू रिलीजन एंड कस्टम्स। तो वो ऐसे ज़्यादा रिलीजन वगैरह में मानते नहीं थे, बिकॉज उनके साथ जो भी चीज़ें हुई तो उसके बेसिस में वो कहते हैं कि हम सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे बिना रिलीजन के। अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, Jyotiba Phule worked for the upliftment of women. He considered women superior to men and maintained their status of superiority. He wanted to provide, तो वो ऐसा मानते थे कि जो वुमेन है वो सुपीरियर है मेन से, क्योंकि वुमेन के बिना, देखो ये उन्होंने एग्जैक्टली बुक में नहीं लिखा, बट वुमेन के बिना दुनिया नहीं है, ठीक है। तो सोच के देखो, अगर वुमेन नहीं होती तो कोई मैन नहीं हो सकता, सिंपल फंडा। सो कितना वो है ना। He wanted to provide education to women. In 1851, Jyotiba Phule, along with his wife Savitri Bai Phule, started one of the first girls' school in Pune. तो पहले अगर ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया है तो अलग एक गर्ल्स स्कूल उन्होंने शुरू कर दिया पुणे में 1851 में, ठीक है। 1851 में इन्होंने स्कूल शुरू किया, 1851 में स्कूल शुरू किया, ऑलराइट। 1854 में उन्होंने पहला स्कूल फॉर अनटचेबल्स स्टार्ट, पहले 1851 में फॉर गर्ल्स इन पुणे स्कूल बनाया, 1854 में फॉर अनटचेबल्स एंड हाँ एक स्कूल फॉर अनटचेबल्स, एंड स्टार्टेड प्राइवेट ऑर्फनेज फॉर विडोज। स्कूल फॉर अनटचेबल्स एंड प्राइवेट ऑर्फनेज फॉर विडोज। विडोज पता है ना, ठीक है, हाँ विडोज पता है। He pioneered the widow remarriage movement in Maharashtra and worked for the education of women. He wanted to liberate the depressed class and make them aware of the rights by educating them. तो उनको पढ़ाएंगे तभी तो होगा। अब अनटचेबल्स को उनको लगता था कि हम छूत हैं, हम है ही लो क्लास, पर ऐसा होता थोड़ी है, हमारे बॉडी में थोड़ी कोई डिफरेंस है ऐसा कुछ एज सच। तो वो पढ़ाएंगे, ऐसा सब सिखाएंगे तो चीज़ें आएंगी, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि वो प्राइवेट ऑर्फनेज खोला फॉर विडोज़, तो काफ़ी जगह, मैं नहीं कह रहा कि हर जगह होता था, बट जैसे अब सती एबॉलिश कर दी तो एक चीज़ वैसे होता है कि अगर तुम मतलब देखो यार, हिस्ट्री इज़ डाइवर्सिफाइड, कहीं पे कुछ होता होगा, कहीं पे कुछ नहीं होता होगा, एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट कुछ है, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर कुछ है,
और पहले कुछ और होता था, मिड में आते आते धीरे धीरे कुछ और होने लग गया, तो सब अलग होता है, ठीक है। यू कांट बी लाइक कि ये रिलीजन ही गलत है या यही गलत है, ऐसा नहीं होता। अपनी मर्जी है, फॉलो करना नहीं, बट एटलीस्ट रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, राइट। तो तुम 10th में हो, आई मीन इतना भारी चीज़ें तुम्हें बताना ऐसा वो नहीं है, क्योंकि कोई टीचर तो नहीं बोलेगा, बट आई एम लाइक कि मैं टीचर हूँ भी नहीं, ठीक है। मैं तुम्हारा भाई टाइप से हूँ, भैया बोल लो, ब्रो बोल लो, कुछ भी, बट ठीक है। कुछ भी बात करनी हो कमेंट कर दो, या फिर तुम इंस्टाग्राम पे आ जाओ, ठीक है, शुभम_कौशल9, शुभम_कौशल9। तुम्हारी मर्जी, मैं ऐसा फोर्स नहीं कर रहा। अगर कोई बातचीत करनी पड़ता है ना DM, मेरा कभी भी टाइम लगेगा, मैं मस्त देखता हूँ, मस्त फिर हम बातें करते हैं। ऑलराइट, काफ़ी बोल लिया, अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, कास्ट स्ट्रक्चर अभी इनका पढ़ा। तो ही कंसीडर्ड द कास्ट स्ट्रक्चर प्रिवेलेंट इन इंडिया एज एन एपिटोम ऑफ स्लेवरी इन हिज फेमस बुक गुलामगिरी। उन्होंने गुलामगिरी एक बुक लिखी थी, उसमें बताया था कि कैसे जो लो जाति वाले, जिनको माना जाता है लो जाति वाले, उनके साथ कितनी हार्डशिप्स होती हैं, कितनी मतलब बुरी तरीके का व्यवहार वगैरह होता है, कैसे उनकी ज़िंदगी मुश्किल होती है वगैरह सब के बारे में, ठीक है। तो वो उसमें भी नहीं मानते इन द सेंस उसके अगेंस्ट थे, ठीक है, और होना भी चाहिए। सोशल जस्टिस फॉर लोअर कास्ट। He founded the Satyasodhak Samaj in 1873 with the aim of securing social justice for the weaker section of society. The socio-religious reform movements contributed to the onset of the Indian national movement in the following ways. अब यहाँ पे उनका पैरा खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ये 5 पॉइंट्स उनके नहीं, ये जनरली सोशो-रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में है, ठीक है। तो कौन से पॉइंट्स हैं? पहले तो स्वामी दयानंद एंड स्वामी विवेकानंद प्रोक्लेम्ड द सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। उन्होंने इन दोनों ने क्या किया कि कहा कि हमारा रिलीजन, हमारा जो कल्चर है वो बहुत ऊपर है इंडियन कल्चर, राइट। द रिफॉर्मर्स कंडेम्ड अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम, द आइडियल्स ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी अट्रैक्टेड द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। तो उन्होंने, इन लोगों ने क्या किया कि जो अनटचेबल्स वगैरह थे ना, ये बोला कि ये सब बकवास चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम सब हमारे इक्वल हो, जो कि है, ठीक है। बट उस टाइम पे ये कहना बहुत बड़ी बात थी, तो तब उन्होंने कहा। तो उससे क्या हुआ कि ये जो नेशनल मूवमेंट था इन सब में, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में, कि देश के लिए कुछ करना, उसमें जो लोअर कास्ट वाले थे, मतलब उस टाइम पे लोअर कास्ट के मानने जाते थे, वो लोग भी अट्रैक्ट हो गए कि हाँ भाई हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हम भी चलते हैं, तो फ़ायदा ही है, ठीक है, ऐसा। The reformers taught people not to ignore the importance of women who could participate in the national movement. तो एस पहले सिर्फ मैन करेंगे सब कुछ, आपका वुमेन बहुत कुछ ऐसा कर सकती है, इतनी पॉपुलेशन है वुमेन की, तो उनको इग्नोर नहीं करना हमने, उनको भी साथ लेके चलना है। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन ऑफ इंडिया। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फर्स्ट वन टू यूज द वर्ड स्वराज, ठीक है। उन्होंने पहली बार यूज़ किया और स्लोगन उठाया था, इंडिया फॉर द इंडियंस। The reformers movement created a conscious of the new society devoid of privileges based on caste, creed और religion, ठीक है। creed का मतलब सिंपल होता है कि कोई बिलीफ तुम ऐसा मानते हो, कोई ऐसा बिलीव्स, ठीक है, तो creed। रोल ऑफ द प्रेस कहाँ है? हाँ, रोल ऑफ द प्रेस से ऊपर लिख दिया था। तो अब हम पढ़ते हैं, ये हो गया रोल ऑफ द प्रेस, ऑल राइट। लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर वर स्टार्टेड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century. Some of the prominent newspapers were Amrit Bazar Patrika, The Bengali, The Tribune, The Pioneer, The Times of India, The Hindu and The Statesman in English. Many other newspapers and magazines in the vernacular language were also bought out. These newspapers played a significant role in developing a strong national sentiment among the Indians. It did so in the following manner. समझ गए, सिंपल इंग्लिश थी। ये जो अखबारें हैं सारे याद करने की जरूरत नहीं, 2-3 हैं जो तुम्हें खुद ही याद होंगी, मतलब द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बंगाली और द हिंदू वगैरह, द ट्रिब्यून, ये सब उस टाइम पे शुरू हुई थी, ठीक है, जो मेन है। तो और बाकी भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में काफ़ी चली, मैं फिसल रहा हूँ, ठीक है। अब मेनली क्या हुआ, इट वॉज थ्रू द प्रेस दैट द मैसेज ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड द मॉडर्न लिबरल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड होम रूल इंडिपेंडेंस स्प्रेड अमंग द पीपल। तो लोगों को धीरे धीरे अखबारें वगैरह पढ़ने से पता लगने लगा कि भाई ये सब भी सोच सकते हैं, हमारा अपना भी कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं ब्रिटिशर्स के अंडर रहना, ना, जितना हो गया, पर अब हम अपना कुछ करेंगे, राइट। तो वो चीज़ थी, राइट। The press carried on the daily criticism of the unjust policies of the British government in India and exposed the true nature of the British rule in India. It made possible for the exchange of views among different social groups for different parts of the country and to organize political movements. तो सिंपल है यार कि उन्होंने, मतलब एक तो प्रेस का पहले वो वर्नाकुलर एक्ट वगैरह आया था, पर बाद में वो हट भी गया था, तो कर सकते हैं। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ करने लग गया, लोग को पता लगा कि ये हमारे फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो कह रहे थे ना ये मॉडर्न होगा, उन्होंने ना ब्रो, नुकसान हो रहा है इंडिया का बहुत तगड़ा। इट मेड पॉसिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ व्यूज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट्स।
इट मेड इंडियंस अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, लोग दुनिया के बारे में पता लगा। जैसे मैंने कहा ना कि एक वो मोटिवेशन टाइप मिली, कि मोटिवेशन कह लो तुम, सीख मिली कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ से सीखने को मिला, बाहर का पता लगना चाहिए। दिस अवेयरनेस हेल्प टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल, जैसे आजकल पता लग रहा है लोगों को यूट्यूब वगैरह से कि क्या क्या जरिए हैं कमाने के, क्या क्या चीज़ें हो सकती है दुनिया में, है ना, तो वो चीज़ें। प्रीकर्सर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब ये पढ़ते हैं प्रीकर्सर्स, इनसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। By the second half of the 19th century, there emerged a conscience among the Indians that the British were exercising control over the resources and the lives of people utilized. Until this control was ended, it could not be a sovereign nation. ये पता नहीं कितनी बार लाइन आ गई है, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लोगों को पता लगने लग गया 19th सेंचुरी के मिडल के एंड तक कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ये जो लोग हैं हमारा कोई फ़ायदा नहीं कर रहे वगैरह वगैरह सब। This consciousness led to the formation of a number of political associations led by English-educated professionals. Though many of the associations was formed in the specific parts of the country, they had common goals for all the people in India. तो वैसे कुछ कुछ पार्ट्स में ही बनी पहले स्टार्टिंग वाली, जैसे होता है ना कि छोटे छोटे स्केल पे पहले चीज़ें हुई, फिर लोग को समझ आया कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है, बट ऑल इंडिया लेवल पे करें तो फिर उसके बाद कांग्रेस आई, पर उससे पहले ये से They did not work for any one religion, community or class. The first political association to be started in India was the Landholder Society in Kolkata in 1838. इस पर कोई पैरा वगैरह नहीं है, बस ये एक ही लाइन है, पर फिर भी स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट। ये आई थी फर्स्ट, ये थी पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन जो इंडिया में स्टार्ट हुई हो। कहाँ आई थी? कोलकाता में आई थी, और इसका साल था 1838। नाइस। 36 क्या बोलते हैं, 1838 शायद, आई डोंट नो, मेरी ऐसे नंबर 1 2 3 4 मुझे 30 तक ही है, 30-35 तक आता होगा, ठीक है, हिंदी में। तो लैंडहोल्डर सोसाइटी 1838 इन कोलकाता में सबसे पहली थी। मैनी पब्लिक एसोसिएशन में स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री लाइक बंगाल, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, पुनः सार्वजनिक सभा, लंडन इंडियन एसोसिएशन, ये सब याद करने की लोड़ नहीं है नाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रोमिनेंट अमंग द, और मतलब पढ़ाई ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ने के लिए ये वीडियो देख रहे हो, मस्ती के लिए भी देखो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, हो जाएंगे बोर्ड। मेरा ना तुम्हें बहुत मन है अपनी कहानी बताने का कि कैसे बोर्ड होते हैं, वीडियो के एंड में बात करते हैं उसके बारे में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन लंडन 1866। अब कोई बाहर की बात हो रही है ना, तो ये समझ जाओ वहाँ पे होंगे दादा भाई नेहरू। उन्होंने जो बाहर किया ना इंडिया के लिए, वो बहुत तगड़ा है। अब ये याद मैं अगर तुम्हें बताऊँगी मैंने याद कैसे रखा था, मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली सही है कि नहीं, बट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट क्या है, ईस्ट देखो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, वेस्ट बंगाल वाली साइड में वेस्ट, ईस्ट मतलब गुजरात वगैरह, वहाँ पे क्या पारसीज काफ़ी होता है, मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली सही, बट मेरा ये लॉजिक था। तो पारसी से हमें कौन याद आता है? दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। तो उन्होंने जो किया था, The association provided information on all Indian subjects to the British members, तो वो ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट में वहाँ पे बात जाके करते थे कि इंडिया को ये राइट चाहिए, इंडिया के लिए गलत हो रहा है। वो मानते थे कि मतलब वो थोड़े मॉडरेट थे, ठीक है, वो ये नहीं कहते थे कि आप यहाँ से चले जाओ इंडिया से, बिकॉज मतलब अगर उनके देश में उनको जाके कह रहे कि जहाँ से चले जाओ तुम इंडिया से, तो जेल में होते। बट वो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा सही में बात रखते थे अपनी कि इंडिया को ये राइट चाहिए, ये आप गलत करो। वो ऐसा रखते थे कि आप भी ठीक हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी के पास भी ये चीज़ है, वहाँ पे हो तो राज कर रहे हो, बट सही से करो, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी को बोलते थे हम, अब भी बोलते हैं, मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। वॉज द ओपिनियन ऑफ द ब्रिटिश, बेसिकली तो ब्रिटिशर्स हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, वो ऐसा मानते थे। ही वॉन्टेड टू प्लेस द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया बिफोर द पीपल ऑफ इंग्लैंड, सो दैट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया में बी रिसॉल्व। द एसोसिएशन हैड ब्रांचेस इन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में हुई थी, पर इंडिया में भी उसकी ब्रांचेस थी, ठीक है, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, ऐसा। अब इंडियन एसोसिएशन 1876, 10 साल बाद ये बनी, 1876 इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, समझ रहे हो। द इंडियन एसोसिएशन वॉज मेंट टू बी ऑल इंडिया मूवमेंट। इट वॉज हेडेड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने ये भी की थी, और आगे भी आएंगे, ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, चलो वो आगे का है। बट सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन को स्टार्ट किया था, हेड किया था। द एसोसिएशन हैड लॉयर्स, प्रोफेशनल, एजुकेटेड, मिडिल क्लास एज मेंबर्स, जिसमें ज़्यादा लोग नहीं थे पढ़े लिखे, सिर्फ ये जो मेन है जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उसके थोड़े बहुत मेंबर्स थे। एंड दिस एसोसिएशन इनके बंगाल के ब्रांचेस थे, मेनली बंगाल में ही थे, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कि जो लोग चाहते हैं उसके एक बॉडी हो, ठीक है, हमारे पास, कि ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, एक हो। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कि इसमें और लोग जुड़ें बिकॉज कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट इनके हैं।
प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, हिंदू एंड मुस्लिम्स क्लोज हैं। मास पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक मूवमेंट, मास पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक मूवमेंट, ठीक है, तो लोग ज़्यादा जुड़े। अचीवमेंट क्या की इन्होंने, इट लॉन्च एगिटेशन अगेंस्ट ऑप्रेसिव एक्ट सच एज द लाइसेंस एक्ट, द आर्म्स एक्ट एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड अगेंस्ट लोअरिंग द एज लिमिट फ्रॉम द 21 जो पढ़ा था ना वहाँ पे, उन सब के अगेंस्ट उन्होंने किया। जो एज कम की उसके खिलाफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और भी क्या था, हाँ, लाइसेंस एक्ट के खिलाफ भी किया। It also took up the cause of the workers of the British-owned plantations. However, the association failed to attain an all-India character. All-India character attain करने से वो रह गए, मतलब पूरे इंडिया में फैल नहीं पाए, राइट। सो तीसरे यहाँ पे, मतलब फोर्थ, अगर मैं यहाँ पे जैसे लिखे हुए हिसाब से देखो, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, एंड ये आई थी 1883 में, 1883। अब तुम कहोगे क्या ये फेल होते हैं, क्या ये वो नहीं होता है यार। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, मेरा एक पिछला चैनल था, मैं वो बंद कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने उसके बीच में भी 2 चैनल्स बनाए थे, चलो वो पिछला चैनल तो फिर भी 3000 सब्सक्राइबर्स तक गया था। जो उसके 2 चैनल्स थे उसमें 100 थे, एक में 190 थे, 2 चैनल, वो उसमें मैंने 20 वीडियोस डाली हुई है, 20 और 25। तो क्या वो फेल हो गया इतनी मेहनत करके, इतनी मेहनत करके, मतलब चलो फिर भी 50 वीडियोस डालना कम नहीं होता। तो वो करने से क्या होगा, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि एक्सपीरियंस मिला वगैरह सब हुआ। तो तुम कहो ये छोटी छोटी बीच में बनी थी और भी जितने नाम थे उनका फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये जो फाइनल बनी इसमें इनका ही एक्सपीरियंस काम आएगा, इनका ही काफ़ी आएगा, राइट। तो वो चीज़ हुई। ये भी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कन्वर्ड ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस इन कोलकाता। तो ये कोई पार्टी नहीं है ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पहले कॉन्फ्रेंस ही थी, सिर्फ कॉन्फ्रेंस समझते हो ना, लोगों को इकट्ठे किया, ठीक है, कि इकट्ठे आओ मीटिंग करने के लिए। कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में हुई थी 1883 में। इट ऑफर्ड मॉडल द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 2 years लेटर। तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडल लिया गया, मॉडल ऐसा प्रपोज किया गया कि ऐसा हम कुछ करें, ऐसी एक पार्टी बनाएं, ऐसा कुछ करें, जो कि 2 साल लगे बन गई, 2 years लेटर बन गई। और ये मर्ज हो गई थी बाद में, उन्होंने कहा एक ही इंटरेस्ट है तो सेम ही कर देते हैं, ठीक है। सिंस बोथ दिस बॉडीज ऑफ द, हाँ तो वही चीज़ है, दिसंबर 1886 में ये इकट्ठे आ गए, ठीक है। 83 में हुई, 85 में बनी और 86 में मर्ज हो गई, ठीक है, समझ रहे हो। अब फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब ऐसे एक लाइन में समझाने की बात तो थी नहीं, इतनी हाईलाइट करके मैंने लिखा है भाई, तो कुछ तो होगा। तो ये पूरा पेज अब उन पे ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन पे। Various political organizations mentioned earlier were local in character. However, their activities have prepared the grounds of the creation of an all-India political association. जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस में ला पता लगा वो सब चीज़ें. While the Indian leaders like Surendranath Banerjee, Dadabhai Naoroji, Feroz Shah Mehta, Bahaduruddin Tyabji, Justice Rana, they were moving towards the formation of an all-India political body. तो वो इसी चीज़ के तरफ बढ़ रहे थे और तभी ये कॉन्फ्रेंस हुई. लकीली फॉर देम हेल्प इन दिस. अब ये लोग तो करना चाहते ही थे बिकॉज इंडिया का था, बट एक हेल्प आई फ्रॉम अ स्ट्रेंज सोल्जर जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था. ए होम, अ रिटायर्ड ब्रिटिश मेंबर. इसके बात करते हैं. Indian civil services. He wanted to set up an organization that would draw the government's attention to the administration drawbacks and suggest means to rectify them. कि जो सरकार सही चीज़ें नहीं कर पा रही उनके खिलाफ बोलना एंड उनको रेक्टिफाई करना, सही करना. ए और होम ने भी मदद करी. अब ये यार काफ़ी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है. मैं उस टाइम पे जैसे मेरे का जिंदा नहीं था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्यों क्या हुआ, बट इसके अलग अलग नज़रिए. एक तो है कि जेन्युइनली ही वॉन्टेड टू हेल्प. एक कि ऐसी पार्टी बननी तो थी क्योंकि इतनी बन रही थी, तो ब्रिटिशर्स साइड कि जाओ थोड़ा बीच में रहोगे तो पता लगेगा हमें भी, और थोड़ा मॉडरेट रखोगे, ऐसा नहीं कि वो हमारे खिलाफ ही हल्ला बोल दें. मे बी पॉलिट, जैसे मैंने कहा, पहला पर्सपेक्टिव भी दूसरा भी हो सकता है. तो ऐसे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं कि ए होम वाई हेल्प्ड टू मेक कांग्रेस, या मे बी ही रियली वांटेड टू, राइट, कुछ नहीं पता. सो वो चीज़ें हैं. Home wrote an open letter to the graduates of Kolkata University asking them to dedicate themselves to the service of the people by forming a union to organize a well-defined course of action. This appeal produced the desired result. All right. In 1884 में whom in consultation with the Indian leaders laid the foundation of the Indian National Union. The conference of the representatives of different parts of India was convened by the Union at Pune on December 25, 1885. तो दिसंबर 25, 1885 को फाइनल किया गया कि सब मिलेंगे, ठीक है, यूनियन करेंगे, मिलेंगे, जो भी है. लेकिन प्लेग ब्रोक आउट. प्लेग पता नहीं बीमारी, मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं एक्चुअली पता नहीं, बट प्लेग. मैं कोई सीरियल देख रहा था उसमें प्लेग ब्रोक आउट हुआ था. सेम तो नहीं यार, वो 100 साल पुरानी बात थी, वो कोई हिस्टोरिकली है बट इसमें नहीं, ठीक है. प्लेग ब्रोक आउट इन दिस. सो या
सो द मीटिंग ऑफ द यूनियन, अब वो वहाँ से उठ के 3 दिन लेट हो गई और उन्होंने कहा पुणे के पास क्या मुंबई में कर लेते हैं। तो दिसंबर 28 टू दिसंबर 31 तक चली मीटिंग। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन बैठे रहे, बट आते थे, बात करते थे, चले जाते थे, ऐसा। ठीक है, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई फ्रॉम दिसंबर 29 अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ वोमेश चंद्रा बनर्जी। इट वॉज अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स। 72 डेलीगेट्स ने अटेंड करी। एंड लोग, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, कभी कभी फुल नेम अगर आ गया तो लोग को समझ नहीं आता। WC बनर्जी एंड वोमेश चंद्रा बनर्जी इज़ द सेम पर्सन। यहाँ पे फुल फॉर्म है, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे। सो चलो सेम है, ठीक है, वोमेश चंद्रा बनर्जी। ठीक है, ये तुम्हें बताना था। ऑन द सजेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी द नेम ऑफ द यूनियन वॉज चेंज्ड टू इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, के थोड़ा पॉलिटिकल लगे। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि थोड़ा पॉलिटिकल लगे, थोड़ा रियल भी लगे, ठीक है, यूनियन का थोड़ा ऐसा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा नेम बेटर करते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बन गया उनका। Thus the foundation of the Indian National Congress was laid on December 28, 1885. The Viceroy Lord Dufferin favored the formation of the Congress because he wanted to act safely. अब सरकार ने ना, वाइसराय जो था उस टाइम पे इंडिया का, लॉर्ड डफरिन, उन्होंने कहा कि ठीक है करो, वो सपोर्ट में थे। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है, अगर हमने उनके हिसाब से ऐसा था कि ये कांग्रेस को हमने अपने पक्ष में कर लिया, अपने हिसाब से रख लिया, इतने से लोगों को खुश कर लिया, तो ये बोलेंगे नहीं ज़्यादा। और अगर ये अपने तरीके से इंडियंस को समझा भी देंगे तो खतरा गया। बट अगर ये नहीं बनती, राइट, अगर वो कहते कि नहीं बनेगी, ये तो इलीगल है, कुछ भी उस टाइम पे कहते, बाद में कहा उन्होंने, बट उस टाइम पे कहते, तो इट वुड बी लाइक इतने इंडियंस को समझाना उनके बस की बात है नहीं। कोई ना कोई तो बंदा या कोई ना कोई एसोसिएशन या फिर कोई ना कोई धर्म के लोग या कुछ ना कुछ उठ जाएंगे इनके खिलाफ। अगर कांग्रेस को संभाल लिया, पूरे देश को संभाल लिया, क्योंकि इसमें हर तरीके के, हर जाति, जैसे मैंने कहा ना, एवरी क्रीड वगैरह, उन हर तरीके के लोग होंगे, हर रिलीजन के, तो इनको समझा दिया सो करेगा। तो मैं भी उन्होंने ये सोचा हूँ, तो ये सब हुआ। अब इनका तो लेकिन ऑब्जेक्टिव वही था कि नहीं भाई हमें तो स्वराज चाहिए वगैरह, सब ऐसा सब चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली सेम नहीं था, वो आगे हम एम्स पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे चेंज होते रहे, क्योंकि असर्टिव नेशनलिस्ट आए, फिर दूसरे आए, फिर मतलब भगत सिंह वगैरह, वो कांग्रेस में नहीं थे, बट उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। आई रिस्पेक्ट हिम रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो वो लोग आए, तो मतलब इंडिया ने 1947 में सबके इतने मेहनत मजदूरी के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली फ्रीडम अचीव कर ली। अब एम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, क्या क्या एम, पहली जब मीटिंग हुई थी ना WC बनर्जी के प्रेसिडेंटशिप के अंडर, तो क्या क्या एम्स लिए गए। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द नेशनल पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि पहले हम आपस में अपने रिलेशन सही बना लें, ठीक है, कोई चेन्नई से है, कोई कोलकाता से है, कोई आपस में अपने रख ले, यही सब सही है। ऑलराइट। टू डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी रिस्पेक्ट टू कास्ट रिलीजन, कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, पहले ये समझ लें और लोगों को भी समझा दें, नॉट फॉर अ रिलीजन, नॉट फॉर अ कास्ट, नॉट फॉर एनीथिंग। टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट देम फॉर द गवर्नमेंट, कि जो भी डिमांड्स होंगी, जो पूरी मासेस की डिमांड्स होगी, वो हम रखें उनके सामने, ठीक है, और सरकार को बताएं कि ये सब चीज़ चाहिए। टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, तो लोगों को समझाएं कि भाई तुम अपने ओपिनियंस रखो एंड ये सब करो, इन नेशनलिज्म रखो एंड वगैरह सब चीज़ें। द कांग्रेस हेल्ड सेशन एवरी ईयर, हर साल उनके सेशन होते थे, ठीक है, दिसंबर में, के बात करते थे और चेंजेस होते रहते थे एम्स में धीरे धीरे, ठीक है, तो वही चीज़ें थी। अब सेशंस देखो, पहला सेशन जैसे मैंने तुम्हें कहा कब हुआ, 1885 में 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया, वो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था कोलकाता में, ठीक है, लिखा हुआ है शायद बुक में, एक मिनट देखना। दूसरा हुआ 1886 में, मतलब ऑब्वियसली हर साल बाद होता था। तो सेकंड 1886 में कोलकाता में हुआ, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी। पहले कौन था? WC बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी। एंड सम ऑफ द डेलीगेट्स वर रिसीव्ड बाय लॉर्ड डफरिन एज डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स टू द कैपिटल एंड देयर आफ्टर द नेशनल, क्योंकि तब कैपिटल कोलकाता थी, उस हिसाब से समझना तुम कहोगे कैपिटल, तो काफ़ी लोग मिले भी थे लॉर्ड डफरिन से, राइट, जो आए थे कोलकाता में मीटिंग करने, तो वो चीज़ है। Therefore, the National Congress met every year in December in different parts of the country and number of delegates soon increased to 1000. The सूरत सेशन, अब ये आगे की कहानी है, तुम्हारे आगे के चैप्टर्स में आएगी, बट इन्होंने लिख दिया तो हम पढ़ लेते हैं कि नॉर्मल सब चल रहा था, हर साल मिलते थे वगैरह सब मिलते थे, अंटिल 23rd सेशन हुआ। 23rd सेशन मतलब 1885 में लिख ही देते हैं, 1885 से 23 साल बाद, 1885 से 23 साल बाद हुआ, तो 23 साल ही हो गए, 5 6 7, हाँ 23 लगा लो तुम, 23 सेशन बाद हुआ।
क्या हुआ, सूरत में जब हो रहा था वहाँ पे अंडर द प्रेसिडेंटशिप वहाँ पे थे रास बिहारी घोष, ठीक है, वो प्रेसिडेंट थे उस मीटिंग के। और तब वो लड़ाई होगी, लड़ाई इन द सेंस डिस्प्यूट हो गया कि वो कुछ और चाहते थे, मतलब चाहते तो सेम ही थे ऑब्वियसली स्वराज वगैरह, बट वो अलग थे कि हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। क्योंकि तब हुआ था, क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट कहते हैं, बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल से गुस्से थे। पर वो कहते हैं कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो कहते नहीं, हम अब उनको दिखाएंगे अपना खरोश, उनको मतलब वायलेंटली करेंगे वगैरह सब करेंगे। तो वो सब था। तो अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट अलग अलग हो गए अंटिल वो 1916 में वापस इकट्ठे हो गए थे, ठीक है, ज्वाइन कर ली थी सबने पार्टीज़। तो इट वॉज ओनली। तो चैप्टर तुम्हारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा कल आ जाएगा, बिकॉज अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उसमें मैंने बताया था कि आई एम डूइंग 7 days 7 वीडियोज़ चैलेंज, ठीक है। तो ये दूसरी वीडियो थी, अब तीसरी वीडियो कल आ जाएगी, होप सो, बिकॉज मेरे खुद के एग्जाम्स चल रहे हैं। एंड जैसे मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अपने बारे में तुम्हें कहानी शेयर करना चाहता हूँ, मैं लिटरली करना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है। बट ऐसा है कि थोड़ा मैंने कहा हुआ अब 10K पे करेंगे, या फिर मे बी इस जो ये 7 day 7 वीडियोस चैलेंज, इसके बाद एक Q&A रख लूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, पता नहीं क्यों तुमसे बातचीत ऐसे करने का। सो लेट्स सी, देखते हैं। बाय द वे, तो अगर तुमने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो वो देख सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे। तुम कमेंट करते रहो क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वीडियो कैसी लगी, थोड़ा ऐसा खुशी मिलती है। नहीं, तुम्हारी मर्जी, मैं फोर्स नहीं कर रहा। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक दो जो प्यारे से दोस्त हैं तुम्हारे 10th के, जिनको भी हिस्ट्री बोरिंग लगती है, उनके साथ शेयर कर सकते हो। इट विल बी लाइक कि तुम उनको ट्रीट दे रहे हो कि भाई बोरिंग लगती है, कोई नहीं, यहाँ से पढ़ ले, मज़ा आ जाएगा। अगर तुम्हें मज़ा आया ऑब्वियसली, अगर नहीं आया तो कोई नहीं। और दूसरी चीज़, अगर कोई क्रश वगैरह है तो उसे शेयर कर दो, क्या पता उसे लगे कि हे यार यू हेल्प मी सो मच, थैंक यू, तुम्हें मे भी बात करने का बहाना मिल जाए एंड मैं तुम्हारी लव लाइफ सुधार सकूँ। इससे बेटर चीज़ मुझे क्या सुख मिलेगा, इससे सुख क्या हो सकता है, सुख भरी चीज़, ठीक है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, पढ़ने का छोड़ के सब वही सब लग जाओ, मतलब तुम्हारी लाइफ है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। एनीवेज, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। अगर तुम्हारे घर वाले देख ले और कहें ये कौन तुम्हें भड़का रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है, बॉयफ्रेंड वगैरह है तो ठीक है, मतलब तुम्हारी लाइफ, मैं क्या बोलूँ। आज के चैप्टर की अगर हम बात करें वो यहीं पे ख़त्म होता है, तुम्हारा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एक वीडियो देखना चाहते हो तो नहीं देखना चाहते तो इट्स चॉइस। बाकी अपने चलते हैं, नमस्ते, जय हिंद।